चलिए, आज एक नया एक्ट। और एक्ट वैसे ये तो सेक्शन जो है वो केवल 42 ही है, लेकिन ये एक्ट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है। अगर आप किसी भी स्टेट की जुडिशरी का सिलेबस उठाएंगे तो उसमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से हमेशा सवाल पूछे गए हैं, चाहे वो प्री का हो या मेंस का हो। लेकिन मैं हमेशा से, चाहे विद्यार्थी रहा और चाहे स्टूडेंट रहा, जब भी मैंने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की तरफ देखा तो मेरे मन में एक हमेशा सा सवाल आया कि हमें इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। क्या अगर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट नहीं होता तब क्या ऐसी स्थिति में लोगों के जो राइट्स थे उसके लिए कोई रेमेडी नहीं थी? और अगर ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, क्यों हमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बनाना पड़ा? पहला सवाल यहीं से बनता है। हमेशा हर व्यक्ति जब सोचता है तो हमें वो चीज़ क्यों पढ़नी है, ठीक उसी तरह हमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी। एक सामान्य सा उदाहरण है। उदाहरण क्या है कि मान लीजिए आपने कोई संविदा की और उस संविदा में एक पक्षकार के द्वारा संविदा के को परफॉर्मेंस नहीं किया गया, तब ऐसी स्थिति में वह उसके खिलाफ नॉन परफॉर्मेंस के बेसिस पे प्रतिकर की मांग कर सकता है, अर्थात कंपनसेशन की मांग कर सकता है या डैमेज की मांग कर सकता है, क्षति की मांग कर सकता है। तो जब वहां पे डैमेज आपको मिल गया, कंपनसेशन आप मिल गया, तब ऐसी स्थिति में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ गई? भाई सोचने वाली बात है ना। भाई संविदा हुई और संविदा के दो पक्षकार हैं, एक पक्षकार ए है और दूसरा पक्षकार बी है। अब इन दोनों पक्षकारों में यदि एक पक्षकार है और दूसरा पक्षकार बी है और ये दोनों पक्षकार के बीच में किसी भी प्रकार की संविदा होती है, वर्तमान समय में अगर हम आधुनिक समय की बात करें तो संविदा एक ऐसा महत्वपूर्ण वो तत्व है जिसके बिना जीवन की जो कार्यकलाप है या कार्यशैली है वो चलना संभव नहीं है। हर क्षेत्र में संविदा है। आपने दृष्टि कोचिंग जुडिशरी में एडमिशन लिया तो आपने दृष्टि से क्या किया? संविदा किया। तो बिना संविदा के आपके जीवन का कार्य संभव नहीं हो सकता। और यदि मान लीजिए कि इस संविदा के तहत एक पक्षकार ने संविदा के दिए गए जो शर्तें थी जिसके लिए संविदा की गई उसे वह पूर्ण रूप से पालित नहीं किया, पालन नहीं किया, तब ऐसी स्थिति में समस्या ये उत्पन्न होती है कि पीड़ित पक्षकार उसके खिलाफ क्या कर सकता है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अर्थात संविदा भंग के लिए वाद ला सकता है। और संविदा भंग के लिए जब ये वाद ला सकता है तो ऐसी स्थिति में इस पक्षकार, पीड़ित पक्षकार को क्या मिलेगी? क्षति मिलेगी। और क्या मिलेगा? प्रतिकर मिलेगा। तो जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर कोई संविदा हो रही है तो संविदा के नॉन परफॉर्मेंस के लिए क्षति और प्रतिकर की व्यवस्था की गई है, तब ऐसी स्थिति में हमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी? भाई वो तो रिलीफ ऑलरेडी दे दिया, लेकिन हमें फिर इसकी रिलीफ की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब देखिए, अब मैंने कहा कि मान लीजिए ए एक ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला व्यक्ति है और बी एक हॉस्पिटल है। हो गया। अब ये जो हॉस्पिटल से वो कहता है कि वो क्या करेगा? ऑक्सीजन हॉस्पिटल को समय समय पर सप्लाई करता है, लेकिन ए के द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई करने के दौरान कुछ कार्य कभी ऐसा होता है कि वो विफल हो जाता है और इससे पीड़ित पक्षकार को क्या हो जाती है? डैमेज हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर जो ए को, बी को क्या मिल गया? कंपनसेशन और डैमेज। लेकिन यहां पर न्यायालय ए से ये कह सकता है कि वह ऑक्सीजन की सप्लाई चालू रखे और इसी के लिए जरूरत क्या पड़ गई? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इसी के लिए जरूरत क्या पड़ गई? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की, कि जो आपने संविदा की है उस संविदा का आपको परफॉर्मेंस करना है और ये परफॉर्मेंस आप करेंगे, इसी के लिए क्या हो गई? संविदा। और अगर आपको डैमेज मिल गया लेकिन डैमेज से इसका उद्देश्य तो पूरा नहीं हुआ,
तो उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए न्यायालय ए को आदेश करेगा कि आप ऑक्सीजन की सप्लाई हॉस्पिटल बी को करते रहिए। इसी उद्देश्यों से लेकर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को ले आया गया। आपको डैमेज तो मिल गया, प्रतिकर तो मिल गया, लेकिन एक और एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए ए एक अभिनेता है या अभिनेत्री है और उसने बी नामक व्यक्ति से एक संविदा की और यह कहा कि वह इस तारीख से लेकर इस तारीख तक 5 दिन तक आपके यहां क्या करेगी, परफॉर्मेंस करेगी। और जब वो आपके यहां परफॉर्मेंस करेगी तो किसी अन्य स्थान पर कोई भी परफॉर्मेंस नहीं देगी, किसी अन्य स्थान पर कोई भी परफॉर्मेंस नहीं देगी। लेकिन बी ने ए से यह कह दिया कि वह संविदा को परफॉर्म नहीं कर सकता, अर्थात ऐसी स्थिति में वह संविदा का पालन करने में सक्षम नहीं। तो क्या न्यायालय ए को ऐसा कह सकती है या बी को ए को ऐसा कह सकती है कि वो संविदा का पालन करे? कह सकती है? कह सकती है? सामान्यतः न्यायालय कभी किसी व्यक्ति को बिना उसकी इच्छा के विरुद्ध संविदा का पालन करने के लिए दबाव नहीं डाल सकती। और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी वो क्या करेगी, वो डैमेज दे देगी। लेकिन न्यायालय यहां पर एक आदेश पारित करेगा, जो आदेश आपने सीपीसी के ऑर्डर 9 में भी पढ़ा है, व्यादेश का। और न्यायालय आदेश क्या पारित करेगा? न्यायालय कहेगा कि माय डियर ए, जब तक यहां प्रोग्राम हो रहा है आप किसी अन्य स्थान पर इस समय सीमा के अंतर्गत कोई भी परफॉर्मेंस नहीं देंगे। तो मींस आपको क्या कर दिया, व्यादेश के माध्यम से, इंजंक्शन के माध्यम से आपको किसी अन्य स्थान पर परफॉर्मेंस देने से रोक दिया। अब हो सकता है कि यह व्यक्ति इससे प्रभावित हो जाए और वह जो 5 दिन का परफॉर्मेंस देना है वो देने के लिए तैयार हो जाए। इसी उद्देश्य से लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में इंजेक्शन का प्रावधान, इंजेक्शन भी यहां पर एक अनुतोष है, एक रिलीफ है, एक रिलीफ है जिसे यहां पर प्रोवाइड किया गया है। तो मैंने आपसे बताया कि स्पेसिफिक जो रिलीफ एक्ट है, हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? सीधी सी बात है, जब किसी क्षति या प्रतिकर के माध्यम से क्षति पर्याप्त नहीं है, तब ऐसी स्थिति में उसके लिए एक अलग प्रकार के अनुतोष की आवश्यकता होती है और उस अनुतोष की मांग व्यक्ति स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट या विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत मांग कर सकता है। इसीलिए हमें क्या जरूरत हुई? हमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की आवश्यकता हुई। एक और एग्जांपल समझिए। मैंने कहा कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो स्कीम है, जो योजना है, वो ये कहती है कि जहां पर किसी व्यक्ति के अधिकार होंगे, जहां पर किसी व्यक्ति का कोई दायित्व होगा और यदि उनके अधिकार और दायित्वों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन किया जा रहा है, वायलेशन किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में, किसी भी प्रकार से उल्लंघन किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसे उपचार की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता है? उपचार की आवश्यकता होती है। ठीक इसी तरह जब भारतीय संविदा अधिनियम के तहत, जब भारतीय संविदा अधिनियम के तहत कोई व्यक्ति कोई संविदा बनाता है और उस संविदा का वो पालन ना करने की स्थिति में वह क्षति और प्रतिकर देने का हकदार होता है, ठीक उसी तरह यदि अपकृत्य विधि है और अपकृत्य विधि के तहत यदि कोई व्यक्ति कोई गलत कार्य करता है और किसी उसके गलत कार्य से किसी व्यक्ति के अधिकार का हनन होता है, तब भी ऐसी स्थिति में इसके लिए क्षति और प्रतिकर की व्यवस्था की गई है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिन परिस्थितियों में भारतीय संविदा अधिनियम तथा अपकृत्य विधि के तहत की गई क्षति और प्रतिकर पर्याप्त नहीं है। क्या है? पर्याप्त नहीं है।
तब ऐसी स्थिति में इन अधिकारों के और उल्लंघन के लिए हमें विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए संसद ने विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम का निर्माण किया, जिसे हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कहते हैं। तो मैंने बताया कि जितनी भी जुडिशरी एग्जाम है, अगर आप मेजर स्टेट लेते हैं यूपी में, तो यूपी के प्री मेंस में जब आपसे सब्सटेंसिव लॉ का पेपर फर्स्ट पूछा जाता है, तो वहां से आपको इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। बिहार में जब आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इक्विटी, ट्रस्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से सवाल पूछे जाते हैं। आप हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, किसी भी स्टेट में जाइए, सारे स्टेट के प्री और मेंस में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से सवाल आते हैं। तो आपके माइंड में ये चीज क्लियर हो गई कि हमें आवश्यकता स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की क्यों है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी से संविदा कारित करता है और संविदा के परफॉर्म ना करने की वजह से जो क्षति या प्रतिकर उसे प्राप्त हुआ वह पर्याप्त नहीं है, तो ऐसी स्थिति में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत उसे अन्य प्रकार के अनुतोष प्रदान किए जाते हैं। इसीलिए हमने एक विशेष प्रकार के अनुतोष अधिनियम का निर्माण किया। इसीलिए हमको क्या पढ़ना है? विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम। अब एक सवाल आपसे और बन सकता है, जैसे माइंड है कि क्या आप 2 सूट एक साथ दाखिल कर सकते हैं? पहला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत और दूसरा विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत। क्या दोनों वाद आप एक साथ न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं? तो इसमें कोई रोक नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि यह न्यायालय के निर्देश पर, विवेक पर निर्भर करता है, और यदि आपका वाद उस अधिनियम के शर्तों को पूरा करता हो, तब ऐसी स्थिति में आप एक साथ दोनों वाद दायर कर सकते हैं। एक साथ 2 वाद दायर करने की कोई भी मनाही यहां पर नहीं है। अब ये प्रोसीजर लॉ है क्यों? ये प्रक्रियात्मक विधि है, लेकिन ये प्रक्रियात्मक विधि क्यों है? कौन सी प्रक्रिया बता रहा है? इसमें कौन सी प्रक्रिया बता रहा है? कैसे आप जस्टिफाई करेंगे कि सच लॉ इज अ प्रोसीजरल लॉ? तो हर जहां पर रेमेडी की बात तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी कही गई है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी तो रेमेडी की बात कही गई है। ये ऐसा आसान सवाल नहीं है हम इसको ऐसे कह दें कि नहीं ये प्रक्रियात्मक विधि है। हर चीज को बोलने से पहले समझना चाहिए, इतना आसान नहीं है। हाँ, एक लाइन में आपसे पूछा गया है कि प्रक्रियात्मक विधि है, तो जब पूछा गया इसका मतलब कि कुछ सवाल इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, मैं बाद में आपको बताऊंगा कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है, लेकिन ऐसा क्यों है? इस पर 2-3 केस लॉस थे जहां सुप्रीम कोर्ट ने इसे प्रोसीजरल लॉ माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि हम विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की प्रस्तावना में जाएं, तो वो रिलीफ से संबंधित अर्थात अनुतोष से संबंधित जो नियम है उन नियमों में क्या करता है? समेकित करता है और संशोधन करता है। तो ऐसी स्थिति में यह इस प्रक्रिया को क्या बनाता है? ये शब्द क्या बनाता है? प्रक्रिया को प्रोसीजरल बनाता है। दूसरा शब्द यही यूज किया गया कि क्योंकि यहां पर जो आपको अनुतोष प्राप्त हो रहा है वह अनुतोष आपको न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसे प्रक्रियात्मक विधि के अंतर्गत शामिल किया गया। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही। तो सीपीसी में तो है, सीपीसी में प्रक्रियाएं हैं। सीपीसी का अगर ऑर्डर 21 पढ़ेंगे तो वहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए आपके एग्जीक्यूशन की भी प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। जब ऑर्डर 21 रूल 34-35 में, ठीक है, वहां पर आपको अगर कोई वाद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अर्थात विशेष प्रकार के प्रक्रियाओं के पालन से संबंधित है, संविदा के पालन से संबंधित है, तो ऐसी स्थिति में उसका निष्पादन ऑर्डर 21 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार ही होगा। लेकिन ये क्या कर रहा है? ये एक अलग तरह की रेमेडी प्रदान कर रहा है। अलग तरह की रेमेडी मतलब जो कहीं पर उपलब्ध नहीं है, वो रेमेडी यहां पर उपलब्ध है। अर्थात आपको चाहिए,
और यहां पर बहुत सारी चीजें हैं। ये कहता तो सिर्फ सिविल लॉ पर लागू होगा, लेकिन अभी आप देखेंगे कहीं ना कहीं अगर कोई हिंसक वारदात होती है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी मकान मालिक के किराए पे रह रहे हैं, आप लंबे समय तक रह रहे हैं और कोई व्यक्ति आया और आपको जबरदस्ती आपको उठाकर फेंक दे, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट यहां पर आपको कब्जा देने का भी राइट देता है। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है। बस आपको समझना क्या है कि इसकी प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से समझिए और उसके बाद आसानी से ये प्रक्रिया आपको समझ में आ जाएंगी। तो पहला पॉइंट कि क्यों पर्याप्त नहीं है, सारी चीजें होंगी। तो जब हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में आपसे बात करेंगे तो सबसे पहले हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के एक जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जिसे हम कहते हैं 1963, क्या कहते हैं 1963। और इसके अंतर्गत सबसे पहले हम इसका जो मूल ढांचा है वो क्या है, मूल ढांचा क्या है। मूल ढांचा के बाद हम बात करेंगे कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इतिहास कैसे आया, इतिहास कैसे हुआ। फिर उसके बाद इसकी प्रकृति कैसी है, प्रकृति, नेचर, और इसका क्षेत्र, नेचर और क्षेत्र। अंतिम जो प्रक्रिया है उसके तहत हम आपसे बात करेंगे कि जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1973 है, इसमें 2018 में संशोधन किया गया। कब संशोधन किया गया, 2018 में। और इस संशोधन के परिणाम स्वरूप इस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में क्या परिवर्तन हुए, इस परिवर्तन के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। इस परिवर्तन के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो अगर हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की बात करें तो ये जो एक्ट है वो इन्फोर्स कब हुआ, 1 मार्च 1964 को। कब हुआ, 1 मार्च 1964 को ये एक्ट क्या हो गया, लागू हो गया। ये एक्ट क्या हो गया, लागू हो गया। इस एक्ट में कुल जो धारा है वो धारा कितनी है, 42। अनुसूची कितनी है, 1। कितनी अनुसूची है, 1। अगर हम अनुसूची में देखें तो अनुसूची में कुल मिलाकर 5 प्रवर्ग हैं। कितने प्रवर्ग हैं, 5 हैं कि नहीं। देखिए, बैग देखिए और अनुसूची में जाइए और अनुसूची में देखिए कुल कितने प्रवर्ग हैं, 5 हैं। अब देखिए शेड्यूल है और शेड्यूल में कुल कितने प्रवर्ग हैं, 5। और इस 5 प्रवर्ग में पहला क्या है आपका, परिवहन, जिससे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट। दूसरा आपका क्या है, ऊर्जा। दूसरा क्या है, ऊर्जा। तीसरा क्या है, जल और स्वच्छता। चौथा क्या है, संचार। और 5वां क्या है, सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना। सामाजिक एवं वाणिज्यिक अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा यहां पर भाग कुल कितने हैं, 3। 4 भाग हैं, 3। देखिए पहले, भाग 3 है, भाग 3 है। और जो अध्याय आपका है वो कितने हैं, 8। ये बेसिक इंफॉर्मेशन अपने माइंड में क्या करिएगा, बैठा लीजिए। एक सवाल यहीं से पूछ लिया जाता है,